नमस्कार। मेरा साप्ताहिक स्टॉक मार्केट का विश्लेषण। तो ये हफ्ता जो बीता हुआ था उसमें मार्केट की नंबर्स देखें तो बहुत बुरे नहीं थे, क्योंकि निफ्टी एक 0.7-0.8% डाउन थी, मिड कैप 0.4% डाउन थी, स्मॉल कैप 1.5% ऊपर था और माइक्रो कैप भी कुछ आधा परसेंट से कम ऊपर था। मगर ये हफ्ता आप देखें तो बहुत बहुत ट्रिगर्स बहुत थे मार्केट को, जो मार्केट को हिला सकते थे। पहली चीज थी ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकल फ्रंट में बहुत से बुरी खबर आई, तो तेल 126 तक एक दिन के इंट्राडे में पहुंच गया था। फिर थोड़ी स्टेबलाइज हुआ और अभी 109 110 के आसपास है। उसके अलावा क्या हुआ कि करेंसी की भी 95 पार कर गई थी, फिर 94 91 पे सेटल हुई, वो एक नेगेटिव था। फिर फेड ने जो उनकी पॉलिसी में होल्ड किया, मगर थोड़ा डिवीजन था उधर, तो उसका हॉकिश होल्ड मानकर यूएस में आपको बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गए, तो इंडिया का बॉन्ड यील्ड्स भी 7.1% को बढ़ गए थे। तो ये सब, और उसके अलावा क्या हुआ कि आरबीआई ने भी नए नॉर्म्स बैंक्स के लिए, कि प्रोविजनिंग के बारे में, बैड लोन्स के रिकग्निशन के बारे में बहुत स्टिफ नॉर्म्स डाले, तो उनको एडिशनल कैपिटल डालना पड़ेगा अप्रैल 2027 से। तो ये सब खबरों ने मार्केट को बहुत हिलाने की कोशिश की। बट फिर भी जैसे आप नंबर से देख रहे हैं, मार्केट में हफ्ते भर ऊपर नीचे था, वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऊपर नीचे जा रहा था, मगर ओवरऑल मार्केट दो थर्सडे बहुत खराब था दिन। फिर भी एक हफ्ता का देखें तो एक डोमेस्टिक रेजिलियंस, यानी डोमेस्टिक निवेशकों ने मार्केट से डरे नहीं और सपोर्ट करते रहे। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि एफआईएस की तो बिकवाली जारी रही थी, हर दिन कुछ ना कुछ बेच रहे थे, और थर्सडे को उन्होंने 8,000 करोड़ बेचा। तो टोटल हफ्ते का डेटा देखें तो 13,000 करोड़ के करीब 4 दिन में उन्होंने बेचा। बट डीआईएस ने भी 11,500 खरीदा, तो करीबन उन्होंने जो बेचने के लिए स्टॉक्स दिया उसको करीबन समझिए खरीदा। मगर मिड कैप में कम गिरावट और स्मॉल कैप में 1.5% का बढ़ा, पर माइक्रो कैप की पॉजिटिव होने से आपको क्या दिख रहा है कि एक तो बीआईएस के फंड मैनेजर ने भी थोड़ा उधर खरीदा, मगर रिटेल निवेशक ने भी आके मार्केट को सपोर्ट किया है। तो ये एक अच्छी खबर है कि इतनी बैड न्यूज के बावजूद रिटेल का सपोर्ट रहा मार्केट में, और खबर अच्छी है कि डर नहीं रहे हैं हमारे निवेशकों। तो उसमें क्या चीज हमें देखने की जरूरत है कि अर्निंग सीजन चल रहा है, तो अर्निंग सीजन के अंदर भी कुछ खबरें अच्छी अर्निंग्स आई है। कुछ मैंने देख रहा कि 10-12 कंपनियों की, दिग्गज कंपनियों की अर्निंग्स अच्छी थी, कुछ बुरी भी थी नेचुरली। मगर क्या हो रहा है कि बाइंग जो हो रहा है, तो जिस कंपनी की अच्छी अर्निंग्स आ रही है उसको जाके रिटेल खरीद रहे हैं, अगर उसके अलावा उस सेक्टर में दूसरी कंपनी को भी खरीदें, किस उम्मीद में कि उनके भी रिजल्ट जब आएंगे वो अच्छे आ जाएंगे। ये थोड़ी रिस्की हो सकता है, मगर ठीक है, रिटेल है तो रिटेल है, वैसे ही करेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं है। मगर अब देखें तो इसका इम्पैक्ट कहां पे सबसे ज्यादा भारी पड़ा सेक्टर के अंदर, तो नेचुरली बैंकिंग सेक्टर। पीएसयू बैंक इंडेक्स 4% से ज्यादा गिरा, और प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडेक्स भी 2% गिरा। क्यों? एक ही आरबीआई की नॉर्म्स की वजह से, कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट होगा, क्या उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी, और दूसरी थी कि बॉन्ड डील के बढ़ने से उनकी ट्रेजरी इनकम में भी कुछ असर पड़ सकता है, ये डर आ रही थी मार्केट में, राइट। मगर अच्छे परफॉर्मिंग सेक्टर कौन थे? क्योंकि तेल स्ट्रांग बढ़ रहा था, तो नेचुरली आपको एनर्जी स्टॉक्स और एनर्जी इंडेक्स हाई पे था। उसके अलावा ये बॉन्ड यील्ड और ये चीज के कारण जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स थे उनमें थोड़ी दबाव थी, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियल्टी, उनमें इस हफ्ते पे दबाव थी। और आईटी का दबाव चलता रहा है। और वो देखिए, फार्मा का परफॉर्मेंस डिसेंट रहा। क्यों? रुपये का वीकनिंग होने से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को लाभ मिलनी चाहिए, राइट, तो वो मिली। और इसके अलावा देखें तो अभी रुपये का खाली स्पॉट में वीकन नहीं हुआ है 95 के पार। एक ईयर का प्रीमियम भी देखिए आप, 342 पॉइंट प्रीमियम आज दिख रहा है। प्रीमियम बने कितने पॉइंट्स? तो अगर 95 से उसको जोड़ें तो करीबन 98.23 पे एक साल के बाद रुपये का लेवल है। और ये मायने रखता है एफआई को। जो लोग हेज करना चाहते हैं अपने एक्सपोजर को, वो 3.5% उनको इंटरेस्ट कॉस्ट देना पड़ रहा है। तो समझिए कि एक साल में रिटर्न मिला निफ्टी में 10% उनको, तो उसमें से 3.5 कटवाना पड़ेगा, नहीं तो क्यों हेज करने की, वो कॉस्ट तो बिल्ड होता है। तो इसीलिए जनरली वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में कम बिकवाली करते हैं या सपोर्ट करते हैं, ताकि एक हेज हो जाए उनके लिए। मगर आईटी की भी पिटाई बुरी हुई, क्योंकि मानना पड़ेगा कि आईटी कंपनियों ने कुछ अच्छे रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, कुछ बुरे थे। मगर ओवरऑल एक कम्युनिकेशन उनकी तरफ से, जो एफआईएस की जो एनालिस्ट है ये सब सुन रहे हैं एआई के बारे में, सब बातचीत कर रहे हैं एआई के बारे में, बट एक ढंग से
कि एआई को हम इस तरह से टैकल करेंगे, हमारी फ्यूचर पे इतना बेनिफिट हमें ला सकता है, ऐसी कोई क्लैरिटी से उन्होंने किसी ने भी कन्विक्शन नहीं दिया। इसलिए इस करेंसी के वीकनिंग के माहौल में भी आईटी चल नहीं पा रहा है और फार्मा का थोड़ा, पर ऑफकोर्स फार्मा में ये भी सोचना चाहिए कि सन फार्मा की एक बहुत बड़ी एक्विजिशन अनाउंस के कारण उधर एक रुझान आया था। तो आने वाले हफ्ते के लिए क्या है, तो मेरा मानना है कि देखिए वॉर की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हमने देखा कि बहुत बुरी खबर आई तो 126 गई और उसके बाद गिर गए। तो एक तरह से एफआईएस बेचते ही रहेंगे, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि ये इम्पैक्ट 110 में भी तेल है तो उसका इम्पैक्ट फिस्कल और उसके ऊपर इंडिया के ऊपर रहेगा और अर्निंग्स में भी रहेगा उसका इम्पैक्ट। तो जज करने तक वो थोड़ा सावधान रहेंगे। मगर डीआईएस इस हफ्ते में जैसे मैंने कहा 11,000 करोड़ खरीदी, उसके पहले 2 हफ्ते में देखे 2 हफ्ते कुल मिलाकर उन्होंने खाली 100 करोड़ नेट, क्योंकि कुछ दिनों में उन्होंने प्रॉफिट बुक करके सेलिंग भी किया, कुछ बाइंग भी किया। तो एक बदलाव डीआईएस का दिख रहा है कि अभी वो अर्निंग सीजन की क्लैरिटी आ रही है, तो अभी धीरे धीरे अपना कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं और रिटेल भी अब तक की इस कोई भी खबर से उतना डरे नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना है कि मार्केट का जियोपॉलिटिक्स में टेंशन रहेगा अगले हफ्ते भी, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ खबर आती है। ईरान ने प्रपोजल भेजा, ट्रम्प ने कहा मैं नहीं मानूंगा, ये वो, और उस तरफ वो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को कि वॉर खत्म हो गया क्योंकि सीज फायर हो गया, क्योंकि उनको अप्रूवल लेना चाहिए एक्सटेंड करने के लिए। अभी वो इकोनॉमिक वॉर पे चले गए, तो ये चलता रहेगा। मगर मेरे ख्याल में क्योंकि अभी ये मिलिट्री वॉर से इकोनॉमिक वॉर में बदलाव हो गया है, ये वॉर बहुत दिन नहीं चलेगा, क्योंकि ये सैंक्शन लगा के ये वो हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉकेड करके ये करके दबाव जो डालेंगे, और दोनों इस स्टेट पे है कि कोई ना कोई एक एक्सक्यूज, एक बहाना ढूंढकर विक्ट्री डिक्लेयर करे हर दोनों तरफ से और वॉर को खत्म करे। इसराइल की बात अलग है, उसको छोड़े, उसको नहीं कहते हैं, पर अमेरिका अगर वॉर से हट गई इसके कारण तो बात अच्छी होगी। तो ये वॉलेटिलिटी रहेगा, एफआईएस की भी रुझान जब तक वॉर रहेगा उनका एक नेगेटिव आउटपुट रहेगा। मगर डीआईएस की बात है इसमें अर्निंग सीजन को ट्रैक करते हुए सेक्टर को खरीदने के लिए थोड़ा बहुत उनको जो प्रॉफिट बुक कर रहे थे उन्हें कर दिया, अभी भी करेंगे, मगर जरूर मार्केट को सपोर्ट करेंगे और मेरी उम्मीद है कि रिटेल भी थोड़ी सपोर्ट ऐसे देंगी। तो इस चीज के कारण अगले हफ्ते की बात करें तो जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी तो रहेगी, मगर उसके अलावा मंडे का तो बड़ा दिन है क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट आ रही है और बंगाल का इलेक्शन रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार बीजेपी स्ट्रोक एनडीए उधर पावर में आने की कोशिश कर रही है। तो खबर पॉजिटिव उधर आ गई तो उस दिन एक दिन का जरूर मार्केट में एक पॉजिटिव आप देख सकेंगे, और वो 1-2 दिन के बाद वो फिर वापस नॉर्मल में आ जाएगी। उसके अलावा अर्निंग सीजन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ढेर सारी कंपनी अभी थर्सडे क्लोजिंग के बाद ही 25-30 कंपनियों ने रिजल्ट दिया है, आधा अच्छे हैं आधा ठीक नहीं है, तो वैसे ही सिलसिला चलती रहेगी। मगर ओवरऑल एक समरी मैं कहूंगा अब तक के लिए कि अर्निंग सीजन इतना खराब नहीं आया जितना पहले डर था कि वॉर के कारण इतना इंपैक्ट रहेगा, उतना नहीं दिख रहा है। डेफिनेटली दिख रहा है मगर उतना नहीं दिख रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि थोड़ी बहुत डीआई की बाइंग सपोर्ट रहेगी, और एज अ रिटेल निवेशक आपको इस माहौल में क्या है, मैं समराइज करूं, वॉलेटिलिटी रहेगी, मगर वॉर मेरे ख्याल में बहुत दूर नहीं चल सकती है, और डीआई की बाइंग की स्टेपअप के कारण एक बॉटम सा मुझे लग रहा है कि फॉर्म हो गया है। भयंकर गिरावट की मेरी गुंजाइश नहीं है। ऑफ कोर्स सडनली ट्रम्प उधर जाके कारगिल आइलैंड पे बॉम्ब डाला या ट्रूप्स को भेज दिया तो डेफिनेटली होती है, ये प्रोबेबिलिटी है उसका भी। मगर मेरा टोटल अंडरस्टैंडिंग है कि विद मिड टर्म इलेक्शन नजदीक आ रही है, तेल के दाम उधर बढ़ रहे हैं अमेरिका के अंदर, फेड भी हॉकी शोर कर रहा है, ट्रम्प को चाहिए रेट कट, ये सब अगर गणित करेंगे तो एक ना एक दिन सडनली ट्रम्प वॉर से हट जाएंगे और विक्ट्री डिक्लेयर करेंगे, ये लग रहा है। मुझे लग रहा है तो डेफिनेटली तेल का दाम ईज हो जाएगा, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव है। तो उस हिसाब से खरीदारी आपको ग्रेजुअल, जो मैं कह रहा हूं, और डाइवर्सिफाइड सेक्टर को पिक नहीं कर रही है इस पीरियड में। कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अर्निंग्स का कैसे रहेगा, ये क्या होगा, और उसी बेसिस पे आप खरीदारी करते रहिए। ये मिस्टेक मत कीजिए कि मार्केट से दूर रहना, नहीं, कुछ ना कुछ खरीदारी करके डाइवर्सिफाइड स्टाइगर्ड तरीके से करते रहिए। एज अ मीडियम टर्म रिटेल निवेशक यही मैं सलाह दूंगा। शॉर्ट टर्म रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मैं कुछ सलाह नहीं दूंगा। तो अगले मेरे डेली में वॉर एंड मार्केट्स अपडेट डाल रहा हूं ना, अगले अपडेट में मंडे शाम को आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।